नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भर्ती परीक्षाओं के संबंध में थोड़ी सी सावधानी क्या रखनी चाहिए आपको, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की बात हो, चाहे नेट की परीक्षा की बात हो, कोई भी परीक्षा हो, एक सामान्य बात है। और वो बात मैंने थोड़ी थोड़ी हर वीडियो में शेयर भी की है बार बार, क्योंकि वो जरूरी है। और आज मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं, थोड़े से आपकी आंखें खुले। हर तरफ भर्ती परीक्षाएं आई हुई हैं, कोई किसी का नोटिफिकेशन आ रहा है, किसी का सिलेबस जारी हो रहा है, अध्यापक लोग जैसे मैं भी उनमें शामिल हूं, कोई कोर्स लॉन्च कर रहा है, किसी की टेस्ट सीरीज आ रही है, प्रकाशकों की ओर से, लेखकों की ओर से किताबें आ रही हैं। हर कोई ये कह रहा है कि मेरी बढ़िया है, मैं ये कह रहा हूँ मेरी बढ़िया है, दूसरा कह रहा है मेरी बढ़िया है। लेकिन विद्यार्थियों, कोई कुछ भी कहे, चाहे मैं भी कुछ भी कहूँ, एक बात गांठ बांधकर सुन लीजिए, मैटर बहुत ज्यादा इकट्ठा मत करना, फैलाना मत कि लास्ट में समेटना मुश्किल हो जाए, ऐसा काम मत करना। मान लीजिए जिस अभ्यर्थी ने कोई भी परीक्षा, मान लीजिए सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, जिसने जरूरत से ज्यादा पाठ्य सामग्री इकट्ठी करके उसको पढ़ना शुरू कर दिया और लास्ट में 5-4 बार उससे ठीक से रिवीजन। अब देखिए, रिवीजन के बारे में एक मैं छोटा सा पॉइंट बता देता हूं। कोई आपको कहेगा कि 3 बार रिवीजन करना बहुत अच्छा है, कोई कहेगा 4 बार रिवीजन करो, कोई कहेगा 2 बार रिवीजन करो। देखो, ये डिपेंड करता है कि किन विद्यार्थियों को कितनी बार पढ़ने से याद होता है। कई विद्यार्थी क्या है कि रिवीजन धीरे धीरे करते हैं, पढ़ते समय एक चीज को बार बार पढ़ते हैं। कई क्या है कि जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और फिर कुछ दिन बाद में फिर दोबारा पढ़ते हैं। सबका अलग अलग तरीका है। देखो, मैं अपने आप को यह मानता हूं कि मेरी आईक्यू ज्यादा नहीं थी, नहीं है, और मेरे को बहुत बार चीजें पढ़ने से याद होती हैं। तो मैं जब भी, देखिए आपको लगेगा अजीब सा लगेगा, मैं पढ़ता हूं ना, तो ऐसे जैसे 5 लाइन है उसको मैं बार बार ऐसे उंगली मारता रहूंगा और याद करता रहूंगा। यदि मेरी कोई परीक्षा है तो करता रहूंगा, ऐसे मैं याद करता हूं। फिर भी याद नहीं होती तो जरूरी चीज मैं लिखूंगा, फिर 2 बार लिखूंगा, फिर 3 बार लिखूंगा। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि मैं किताब मेरे को कोई 2 बार रिवीजन करने से याद हो जाए, 3 बार याद हो जाए। कठिन टॉपिक्स है, मेरे को 7-8 बार भी पढ़ने पड़ जाते हैं। मैं तो ये कोई फिक्स नहीं मानता कि 3 बार पढ़नी चाहिए कि 4 बार पढ़नी चाहिए। अब मैं वापस आता हूं उस बात के ऊपर। सामग्री, देखिए मान लीजिए जरूरत से ज्यादा सामग्री जिस विद्यार्थी ने पढ़नी शुरू कर दी, वो ठीक से रिवीजन नहीं हो पाए, उसके बार बार इतना रिवीजन नहीं हो पाए कि उसके याद रह जाए वो बातें, तो ये मानकर चलिए कि उस विद्यार्थी के भी आपसे ज्यादा नंबर आएंगे जो एक छोटी सी किताब पढ़ के गया है, क्योंकि उसने उसको ढंग से पढ़ा है। और वो जो सरल प्रश्न आएंगे वो प्रश्न वो एकदम आसानी से कर देगा, और आप उनमें भी कंफ्यूज होगे और उनमें भी कोई ना कोई गलत ऑप्शन का चुनाव करोगे और आपके नंबर कम आएंगे। तरीका समझिए। मान लीजिए कि मैंने एक किताब है मेरी, ये कोई किताब है, ठीक है, मैंने ये किताब लिखी है, मैं इस किताब को बेचना चाहता हूं। मैं क्या करूंगा, अब आपके पास मान लीजिए ये किताब राजनीति विज्ञान की है, राजनीति विज्ञान की आपके पास पहले से किताब है। अब आप दूसरी किताब क्यों खरीदेंगे, जब आपको ये लगेगा कि ये किताब उससे कहीं अलग है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसी सामग्रियां, कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे फैक्ट ऐड करने की कोशिश करूंगा जो अन्यत्र मिलते नहीं है, ठीक है। फिर क्या होगा कि मान लीजिए नेट की परीक्षा होती है, मान लीजिए राजनीति विज्ञान का नेट का पेपर आया, उसमें हर बारी आप ये पैटर्न मान के चलो कि 20-25 प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे कि जो बड़े बड़े अध्यापक हैं, जो अपने मतलब बहुत ज्यादा गाइडेंस करते हैं, मशहूर हैं देश के अंदर, उनको भी यदि वो उनके सामने रख देना तो उनका उत्तर उनको समझ में नहीं आएगा जल्दी से, चाहे वो राजनीति विज्ञान के हों चाहे इतिहास के हों। मेरे को भी, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मेरे को क्या भर्ती परीक्षाओं के सारे प्रश्न देखते ही आ जाते हैं। मैं हूं या कोई और शिक्षक हो, क्या वो पेपर सॉल्व होते ही, जैसे पेपर आपने दिया, आप मेरे को पेपर ला के दे दोगे, जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड इतिहास पढ़ाता हूं, तो आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास का पेपर होगा और आप मेरे को ला के दे दोगे, गुरुजी इसका क्या होगा, क्या मेरे को आते हैं वो प्रश्न सारे? किसी भी अध्यापक को आते हैं क्या? नहीं आते, मुझे भी नहीं आते। हो सकता है, देखिए अभ्यर्थियों से भी कम आते हैं शिक्षकों को कई बार, क्योंकि आप तो उन चीजों को बार बार रिवाइज करते हो। पढ़ाने वाला तो सिर्फ पढ़ता है, याद करने की कोई विशेष कोशिश करता नहीं, उसका काम है समझाना। तो विद्यार्थियों, बात ऐसी है कि जैसे मैं बता रहा था कि नेट की परीक्षा हुई, उसमें 15 प्रश्न, 5 प्रश्न, 15 प्रश्न, 20 प्रश्न ऐसे आए बहुत कठिन। 5 तो उसमें से ऐसे मिल जाएंगे कि कहीं आपने उनका अता पता सोचा भी नहीं कि ये ऐसा कोई प्रश्न भी बनता है, नहीं आपने कहीं उसको देखा। वो क्या करेंगे कि अपनी किताब में उन्होंने ऐसे फैक्ट दिए हैं, वो क्या करेंगे, वो प्रश्न काट के लाएंगे पेपर में से, अपनी किताब में से एक पन्ने में से थोड़ा जहां से उन्होंने वो फैक्ट दिया वो काट के लाएंगे, 4 अपने टेलीग्राम पे लगा देंगे, वो फेसबुक पे लगा देंगे, अपने चैनल पे दिखा देंगे कि देखिए नेट के ये प्रश्न कहीं से नहीं आए, हमारी किताब से आए। विद्यार्थी गोल हो जाता है इतनी बार में, ओहो लेखक महोदय ने क्या लिखी है किताब, ये मैं पढ़ता तो मैं मेरा बेड़ा पार हो जाता, ये 5 प्रश्न देखो मेरे गलत। अब वो ये नहीं सोचता कि 100 नंबर की कोई परीक्षा है और तू उन 5 प्रश्नों के पीछे पड़ा है, जो सिंपल से प्रश्न थे 25 जो तुमने गलत कर दिए आते आते, वो तुम्हें नहीं याद आते। जो 5 या 10 प्रश्न बहुत कठिन है,
उनके बारे में तुम ये सोच रहे हो और उसके लिए जितना तुम्हारे पास मैटर है उसका 5 गुना मैटर पढ़ने के लिए तुम तैयार हो, लेकिन तुम ये नहीं सोच रहे कि जो आसान से प्रश्न थे और जो तुमने गलत कर दिए उसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूं, जबकि वो किताबें जो आपके पास हैं उन्हीं को पढ़कर आप उन प्रश्नों को ठीक कर सकते हैं। ये जो 5 प्रश्न आएंगे ना, इसको जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कोई भी किताब का, किसी भी विषय की हो, वो जो अति कठिन 5, 10, 15 प्रश्न आएंगे जो किसी बहुत बड़े ग्रंथ को पढ़ने से आएंगे, वो ये मानकर चलिए कि आपको याद नहीं रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत प्रयास कर लोगे तो 5 में से उनमें आपको 2 प्रश्न, फिर भी किसी दूसरे ग्रंथ से आ जाएंगे 2 प्रश्न और। मान लीजिए कि वो 5 प्रश्न किसी अभ्यर्थी को नहीं आए और आपको आ गए, आपने क्या किया, जितना समय देना था उसका आधा समय तो उसी में ज़ाया कर दिया वो एक्स्ट्रा प्रश्न तैयार करने के लिए। ये मेरे से आप स्टाम्प पर लिखवा लीजिए कि बिल्कुल जो आसान प्रश्न होंगे और जो मध्यम दर्जे के प्रश्न होंगे उनमें से आप इन 2-5 प्रश्नों के चक्कर में 10 प्रश्न गलत करके आओगे या 10 से ज़्यादा ही गलत करके आओगे। आप महात्मा बुद्ध की पत्नी के भाई का नाम याद करते हो, आपको जो एंड टाइम है उसकी समय आपको महात्मा बुद्ध की मां का नाम याद नहीं रहता, जबकि आप उसकी पत्नी के भाइयों के चक्कर में पड़े हो। मैंने देखा है अभ्यर्थियों को ऐसे, मतलब कहां कहां के फैक्ट याद करते हैं। ऐसे मत करो। जो ऐसा करता है निश्चित रूप से वो अपने आप को तनाव में ज्यादा लाएगा और उसके सिलेक्शन के चांसेस न्यूनतम होते जाएंगे। कुछ इक्का दुक्का अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कुछ भी याद कर लेते हैं और जो टॉप करते हैं, देखिए वो अलग तरीका है। जो जेन्युइनली टॉप करता है वो अभ्यर्थी, कई अभ्यर्थियों की ऐसी होती है कि भाई उनको चीज़ें जल्दी याद रहती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं। ऐसे कुछ अभ्यर्थी होते हैं, लेकिन उनकी संख्या जितनी आपकी पोस्ट है ना उसकी भी 5% होते हैं। वो बाकी जो 95% पोस्ट के लिए ट्राई करेंगे, मतलब किसी में 1000 पोस्ट है तो 100 अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा 50 अभ्यर्थी ऐसे मिलेंगे भाई जो मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आप जिनको मान सकते हो, होते हैं टैलेंटेड बच्चे। कोई ये कहे कि पढ़ने से ही टैलेंटेड नहीं, कई विद्यार्थियों की जो बुद्धि है वो थोड़ी सी तीक्ष्ण होती है। जैसे मेरी, मैं खुद आपको जेन्युइनली बताता हूं कि वैसी तीक्ष्ण बुद्धि कभी नहीं रही। मेरे कई जो साथी थे जो कॉलेज में पढ़ते थे, या जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो वहाँ पर भी, तो मेरा एक साथी था जो फिजिक्स से एमएससी करता था, मैं मैथ से करता था। तो मैं क्या करता था कि सवालों को बार बार हल कर रहा हूँ, पर मैं बार बार लिख रहा हूँ, मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उनको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो फिजिक्स पढ़ता था और ऐसे पढ़ता था, कभी उसने पेन नहीं उठाया, ऐसे पढ़ता था और ऐसे पलटता था। अब वो फिजिक्स का लेक्चरर है वैसे, ऐसे पढ़ता था और छोड़ देता था। मतलब बड़े बड़े सर्किट बने हुए हैं उसमें, कहीं पर कोई लगा हुआ है, कहीं पर कुंजी लगी हुई है और कहीं पर मतलब ये वोल्ट मीटर वगैरह, एमीटर सब कुछ लगे हुए, इतना बड़ा जाल। अब मुझे वो याद करना, पता मैं क्या करूंगा, मैं उसको 10 बार बनाऊंगा तब जाके मुझे कहीं वो याद रहेगा। वो देखता है 5 मिनट उसकी तरफ और उसको याद हो जाता है। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, आपको उनकी टक्कर नहीं लेनी। आपको सिलेक्शन पर ध्यान देना है, आपको टॉप करने पर ध्यान नहीं देना है। टॉप करने पर ध्यान देना चाहते हो तो ये वीडियो क्विट करके चले जाओ। मैं टॉपर्स के लिए नहीं बना रहा, मैं सामान्य अभ्यर्थियों के लिए बना रहा हूं। तो ऐसे जाल में मत फंसो। वो जो 5 प्रश्नों के लिए आप अपनी इस पाठ्य सामग्री को दुगना कर लोगे तो आप ठीक से रिवाइज नहीं कर पाने के कारण कुछ सरल प्रश्न निश्चित रूप से गलत करके आओगे। 5 अच्छे प्रश्नों के चक्कर में तुम निश्चित रूप से कम 10 जो सामान्य प्रश्न है वो गलत करके आओगे ही आओगे। तो पाठ्य सामग्री न्यूनतम रखो। एकदम भी आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि छोटी सी पतली सी किताब ले लो। वो मैं उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि बहुत ज्यादा पढ़ने वाले से तो छोटी सी पतली सी किताब पढ़ेगा उसके भी ज्यादा नंबर आएंगे। लेकिन एक संतुलित पाठ्य सामग्री, जिसके बारे में मैं समय समय पर फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की किताबों के रिव्यू करता हूं, तो आपको बताता भी हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक के लिए आप कोई विशेषज्ञ की किताब ले आए और उसको याद करने का प्रयास करें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप उतना ही पढ़ें। सीधी सी एक लाइन की बात है, आपको ये लगे कि ये चीज मेरे इतनी याद रह जाएगी, उतनी ही आपके लिए बेस्ट है। यदि आप सोचते हैं कि इतनी मेरे याद तो नहीं रहेगी, लेकिन कोई यूट्यूब पर बता रहा है, कोई फेसबुक पर बता रहा है, या कोई मतलब इसका प्रचार ज़्यादा हो रहा है और वो किताब आप ले आए, आपसे रिवाइज हो नहीं रही ठीक से, याद आपको रह नहीं रही, तो वो आपको नुकसान करेगी, फायदा नहीं करेगी। तो विद्यार्थियों, ये आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा न करें, इधर उधर के भ्रम जाल से में बचने से फंसे। चाहे कोई भी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं टेस्ट सीरीज चलाता हूँ फर्स्ट ग्रेड की। यदि आपके पास प्रश्न बैंक है, आप प्रश्न बैंक से संतुष्ट हैं, अच्छे तरीके से आप प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिर पिछली परीक्षाओं के आए हुए प्रश्न, अलग अलग स्टेट में भी एग्जाम होते हैं, वो अच्छे से हल कर पा रहे हैं, तो आपको कहीं कोई इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। आप बंद कर दीजिए फ़ोन वगैरह। कहीं आपको किसी का कोई टेस्ट देने की, किसी के कोई नोट्स लेने की या किसी की कोई कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं है।
ज़्यादातर अभ्यर्थी सेलेक्ट, आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी वैसे भी सिलेक्ट होते हैं जिन्होंने कहीं पर कोचिंग नहीं ली होती। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में मैं ये नहीं कहता कि आप किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लेकिन इतना जरूर करो कि आप एक प्रश्न बैंक जरूर रखो। चाहे आपके राजस्थान का इतिहास की बात हो, चाहे भारत के इतिहास की बात हो, चाहे विश्व के इतिहास की बात हो। ये मैं आपको गलत राय नहीं दे रहा, ये मैं सही राय इसलिए दे रहा हूँ कि आपने किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन आपको यदि ये आइडिया नहीं है कि प्रश्न कैसे बनकर आ सकता है, तो आपको सब कुछ याद आते हुए भी आप वहाँ पर मार खा जाओगे। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी अध्यापक की या किसी यूट्यूब चैनल वाले की या मेरी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, लेकिन आप प्रश्नों को अभ्यास जरूर करो। जैसे नेट की परीक्षा में भी हमेशा किसी से भी पूछना आप सही राय जो देगा वो ये कहेगा कि पिछले सालों के प्रश्न पत्र जरूर पढ़ के जाओ, 10-15 सालों के। ऐसे ही मैं राजस्थान के इतिहास की बात हो, चाहे भारत का इतिहास हो, या राजनीति विज्ञान की बात हो, भूगोल की बात हो, आप अच्छे प्रश्न बैंक, जैसे इतिहास के तो मैं बता देता हूं, बाकी विषयों के मुझे पता नहीं होता, तो अच्छे प्रश्न बैंक आप जरूर पास में रखें। और पिछले सालों में, चाहे हमारे ही स्टेट की बात नहीं, किसी दूसरे स्टेट की भी बात हो, तो उनके भी एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न आप यदि थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपके एक ये आइडिया हो जाएगा कि भी कैसा प्रश्न बन सकता है। और मैं जो पढ़ रहा हूँ वो जो हमारा एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ रहा हूँ, कहीं कोई अन्य एक्स्ट्रा सामग्री तो मैं नहीं पढ़ रहा जो जरूरत ही नहीं है कहीं पर, या मैं वो तो नहीं छोड़ रहा जो एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ये सामान्य बातें आप याद रखें। अभ्यास प्रश्न जरूर करें, चाहे भले ही आप वो किसी प्रश्न बैंक से करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप मैटर थोड़ा सा आज आप एक बार सोच के देखना, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके मैटर पर नजर दौड़ाना, ठंडे दिमाग से आराम से पानी पीकर ये सोचना कि ये किताबें मेरे ठीक से याद हो जाएंगी कि नहीं। अब याद होने का ये भी मतलब नहीं है कि लाइन टू लाइन याद होना। परीक्षा में तो क्या है कि आपने एक ऑप्शन का पता चल गया कि भी ये तो नहीं हो सकता, दूसरा हाँ ये भी इसके साथ मैच नहीं करता, फिर दो में कंफ्यूजन है, फिर आपको लगता है कि हाँ ये मतलब ठीक जा रहा है। तो ऐसे हो जाते हैं, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है आपको अक्षर से किताब याद हो, लेकिन फिर भी आपको ठीक ठीक याद होना चाहिए। जैसे मैं आधुनिक भारत के इतिहास की बात करूँ तो कई ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाई इनमें से कौन सी घटना पहली हुई, मतलब वो उसका क्रम पूछते हैं। तो यदि आपने वो ध्यान से नहीं पढ़ा है, और एक छोटी सी बात और, कई अभ्यर्थी मुझे ये समझ में नहीं आता कि जैसे उनको भारत के स्टेट याद करने हैं कि भाई भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन से हैं, ये कौन से हैं, या हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में भी जब मैं बताता हूँ कि याद रखने चाहिए आपको नक्शे में भी कि ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है, तो वो या ऐसे जचाते हैं जैसे काला घोड़ा घास खाता है, मतलब ये कोलकाता, ये ऐसे। अरे ये कौन सा तरीका है भाई, ये ऐसी प्रकार का तरीका पहले लोग इस्तेमाल करते थे जब बिल्कुल सामान्य प्रकार के पेपर हुआ करते थे। ये कोई समझ बनाने का तरीका थोड़ी है। यदि भारत के नक्शे में मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए कि उड़ीसा, मैंने बोला छत्तीसगढ़, और यदि मेरे बोलने के साथ ही आपको भारत के नक्शे में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दिखाई नहीं देता, तो क्या खाक तैयारी कर रहे हो तुम? फिर आप सोचोगे क्या पहले की, मतलब आपने ऊपर अरुणाचल प्रदेश से सोचना शुरू किया, आपने कोई जचा रहा है राम अनार खाता है, और आप फिर उड़ीसा तक आ रहे हो कि हाँ यहाँ उड़ीसा, तो फिर वो क्या तरीका हो गया? मैंने ऐसी किताबें भी देखी हैं, मतलब कई किताबें ऐसी हैं, गाइड्स ऐसी हैं, मैंने देखा कि उसमें हर चीज के लिए ऐसी लाइन बना रखी है कि राजू की माँ ने डांटा, फिर वो रा से कुछ बना देंगे, जू से कुछ बना, हर किसी के, हर पन्ने पर एक किताब मैंने देखी, हर पन्ने पर बोली। ये क्या तरीका है भाई? ये रट्टाफिकेशन वाला आजकल के एग्जाम में काम नहीं आता। रट्टा मत मारो, चीजों को समझो। राजस्थान का नक्शा काम आ रहा है तो राजस्थान के नक्शे में कोई नदी कहां से जा रही है, अरावली पर्वतमाला कहां से कहां तक है, किसकी सीमा कहां से लग रही है, वो आपको आंख बंद करने के साथ ही दिखनी चाहिए। भारत के नक्शे में विश्व इतिहास की आप बात कर रहे हैं तो आपको विश्व इतिहास है, भूगोल की बात है तो आपको दिखनी चाहिए कि कोई मतलब गर्म जलधारा ठंडी जलधारा कहाँ है। आप सोचें हाँ वहाँ है, इस प्रकार से आपको दिखाई देनी चाहिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इस प्रकार से रट्टू तोते की तरह लाइन बना के याद करना, ये कोई बढ़िया तरीका नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनके लिए कोई एक आध आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोई मैप वगैरह याद करने के लिए किसकी किसके साथ सीमा लगती है, वो तो आपको भारत के नक्शे में राज्य दिखाई देने चाहिए ना, किसके पास में कौन सा है, वो है तरीका सही। नहीं तो फिर वो जो अच्छे ऐसे जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं वो आप कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये मेरी कुछ गाइडेंस थी। सोचा तो मैंने था 5 मिनट का, लेकिन शायद ये 15-20 मिनट हो गए होंगे, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपका समय खराब करने के लिए। यदि आपको ये वीडियो लगा ठीक लगा है तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। लेकिन ज़्यादा मत देखें वीडियो, मेरे वीडियो भी ज़्यादा मत देखें, कोई बहुत उपयोगी आपको लगे तो ही देखें, वरना मत देखें। धन्यवाद।